रीबर्थ ऑफ माई क्रेजी क्वीन एपिसोड 10। मिस्टर राणा शॉक होकर सामने की तरफ देख रहे थे। सामने उस ब्रिज के नीचे जो नदी बह रही थी उसमें एक फरारी नजर आ रही जो आधे से ज्यादा डूब रही थी। मिस्टर राणा उस फरारी को बहुत अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, अंडरस्को, इसे लेकर तो वी गई थी। इससे ज्यादा वह और कुछ नहीं बोल पाए। उनका खड़ा होना तक मुश्किल हो रहा था। उनका शरीर कांपने लगा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो। उनकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। उनकी पकड़ रेलिंग पर इतनी कस गई कि उनकी नसें भी साफ नजर आने लगी थी। कार्तिक भी पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। यह नजारा बहुत भयानक था। इस तूफानी बारिश में बहुत तेज हवा चल रही थी। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि सामने देखना तक मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था बारिश की बूंदें तमाचा मार रही हो। उस नदी के अंदर तो ऐसा लग रहा था जैसे बाढ़ आ चुकी है। आसमान भी एकदम काला हो गया था। गॉड्स अब तक टॉर्च लेकर आ चुके थे क्योंकि रात में सामने ठीक से नहीं दिख रहा था। लेकिन मिस्टर राणा फिर भी उस कार को देख पा रहे थे। वो एकदम से बोले, अंडरस्को, कार्तिक, उस कार को बाहर निकालो, जल्दी करो। कार्तिक गार्ड्स को देखता है तो गॉड्स जल्दी से ब्रिज के नीचे वाले रास्ते पर चले जाते हैं। कार बिल्कुल किनारे पर थी पर उसे निकालना इतना आसान नहीं था। कोई भी उस नदी के अंदर नहीं जा सकता था वरना उसके बचने के चांसेस लगभग 1% ही थे। मिस्टर राणा काफी ज्यादा हाइपर हो चुके थे और पैनिक करने लगे थे। वह खुद ही उस नदी में कूदने वाले थे मगर कार्तिक ने उन्हें पकड़ते हुए जल्दी से गार्ड से बोला, अंडरस्को, रोको इन्हें। सभी गार्ड्स मिलकर मिस्टर राणा को पकड़ते हैं मगर मिस्टर राणा को कोई होश नहीं था। वो गुस्से में चिल्लाए, अंडरस्को, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, मुझे मेरी बेटी को बचाना है। कार्तिक उन्हें संभालते हुए समझाकर बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, जरूरी नहीं है कि यंग बेबी यहीं पर हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्तों के साथ हो। पर मिस्टर राणा का दिल घबराहट से धड़क रहा था। उनका दिल कह रहा था कि वी अपने किसी भी दोस्तों के साथ नहीं गई है। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह कार्तिक को जोर से धक्का देकर खुद से दूर कर देते हैं और एकदम से नदी में छलांग लगा देते हैं। कार्तिक ये देखकर घबराते हुए बोला, अंडरस्को, प्रेसिडेंट। नदी की लहर बहुत तेज थी। ऊपर से पानी भी अब काला काला ही दिख रहा था। कार्तिक घबराते हुए गार्ड्स से बोला, अंडरस्को, जल्दी करो, प्रेसिडेंट को बाहर निकालो। कार्तिक अपनी आस्तीन को ऊपर चढ़ाते हुए पानी के अंदर कूद गया। एक गार्ड जल्दी से जाकर कार से रस्सी लेने चला जाता है। उसने रस्सी कार्तिक को दिया तो कार्तिक उस रस्सी को अपनी कमर पर बांध लेता है और मिस्टर राणा की तरफ जाता है जो इस वक्त कार के अंदर पैनिक करते हुए वी को ढूंढ रहे थे। मिस्टर राणा स्विमिंग चैंपियन थे पर इस पानी में भी वह लगभग डूबने के कगार पर थे। वह गाड़ी के पास पहुंचकर घबराते हुए बोले, अंडरस्को, वी तुम कहां पर हो? वी वह वी को आवाज लगाते हुए उस फरारी कार के आसपास देखने की कोशिश करते हैं। पानी के तेज बहाव के कारण कार का गेट ओपन नहीं हो रहा था। तभी एक गार्ड ने चिल्लाते हुए कार्तिक से कहा, अंडरस्को, सर पीछे। कार्तिक को कुछ सुनाई तो नहीं दिया मगर उसने गार्ड के इशारे को देखा तो वह मुड़कर पीछे देखता है तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो जाती है। नदी का तेज बहाव उनकी तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में तूफान आया हो। उस तूफान ने पानी को बहुत ऊपर किया था। वह पानी अगर कार्तिक और मिस्टर राणा के ऊपर आता तो दोनों ही उस लहर की चपेट से डूब सकते थे। ये देखकर सभी बॉडीगार्ड्स एकदम से नदी में पहुंच जाते हैं ताकि मिस्टर राणा को निकाल सके। कुछ देर बाद उस ब्रिज के पास हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। कई सारी स्पेशल फोर्स वहां पर तैनात थी। वहां पर आना जाना मना था। एक एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी थी जिसके अंदर कई सारे जख्मी बॉडीगार्ड्स थे और उनका इलाज चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिसेज राणा को बहुत ही अर्जेंट बुलाया गया था इसीलिए वह हॉस्पिटल आई थी। वह अभी रिसेप्शन पर पहुंची थी कि तभी एक डॉक्टर की टीम भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। सीनियर डॉक्टर ने मिसेज राणा से कहा, अंडरस्को, डॉक्टर प्रिया, जल्दी बाहर जाइए, कई सारे लोग जख्मी हुए हैं। ये सुनकर डॉक्टर प्रिया अपना आई कार्ड रिसेप्शनिस्ट को देते हुए बाहर भागी। उनके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। सभी लोग अस्पताल के बाहर खड़े थे। तभी एक एम्बुलेंस तेजी से आकर वहां पर रुकी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर खड़े थे। उन्होंने जल्दी से एम्बुलेंस से एक आदमी को बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर ले जाने लगे।
वो आदमी पूरी तरीके से भीगा हुआ था। उसकी सफेद शर्ट पर खून ही खून दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थी। वो बेजान सा लग रहा था। डॉक्टर जल्दी से उसके पास आए। मिसेज राणा उसका चेहरा देख नहीं पा रही थी, मगर उन्हें अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो एक नजर आसमान को देखती है, जो कुछ ज्यादा ही काला हो रहा था। तभी सामने वाले डॉक्टर हटे तो उन्हें स्ट्रेंचर पर लेटे हुए आदमी का चेहरा नजर आया। तो वह डरते हुए एक कदम पीछे हो गई और शॉक होकर बोली, अंकित। उनकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर आ गए और उनका शरीर कांपने लगा। वहीं दूसरी तरफ अक्र इतनी तो तूफानी रात में भी कार ड्राइव कर रहा था। वो बहुत मुश्किल से सामने देख पा रहा था। अक्र के फोन में कभी नेटवर्क आ रहा था तो कभी जा रहा था, इसलिए वह परेशान होकर फोन को दूसरे सीट पर रख देता है। तो वह अपनी कार की स्पीड को स्लो करते हुए बोला, वी कहाँ हो तुम? अक्र अपनी शर्ट के कुछ बटन को खोल देता है, क्योंकि उसे घुटन हो रही थी। तभी उसके पास किसी का कॉल आया। यह अननोन नंबर से कॉल था। अक्र अपनी आईब्रो ऊपर कर लेता है। वह उठाना तो नहीं चाहता था, पर जैसे ही उसे वी का ख्याल आया, उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। अक्र की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, हेलो, क्या तुम भी बोल रही हो? हेलो। तभी दूसरी तरफ से किसी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर अक्र के चेहरे के भाव एकदम डार्क हो जाते हैं। उसकी आंखें एकदम सर्द मगर डरावनी हो गई। उसकी पकड़ पहले फोन पर एकदम से कस गई, मगर फिर एकदम से ढीली हो जाती है, जिस कारण फोन नीचे गिर गया। अक्र का चेहरा भी एकदम पिला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। वह एकदम से बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 6 महीने बाद दिल्ली, एक ग्लास का ऑफिस जो लगभग 50 मंजिला से भी ज्यादा बड़ा था। उसके फ्रंट साइड पर बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ही खूबसूरती से एक बड़ा सा स्नैक बना हुआ था। वो स्नैक वी नाम के चारों तरफ लिपटे हुए थे। वी के अगल बगल भी कई सारे अलग डिजाइन के स्नैक बने हुए थे, जो कुछ ज्यादा ही यूनिक और डरावने लग रहे थे देखने में। उस ऑफिस के एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। कोई भी काम ठीक से नहीं कर रहा था। सभी फाइल को इधर से उधर फेंक रहे थे और कुछ जहाज बनाकर उड़ा रहे थे। एक एम्प्लॉय ने हंसते हुए कहा, अपने तो मजे ही मजे हैं इस ऑफिस में। हमारी बॉस तो इतनी ज्यादा डरपोक है कि अगर हम खुद उन्हें डांट दें तो वह डर कर कहीं छुप जाएंगी। ये सुनकर दूसरा एम्प्लॉय हंसने लगता है। इनफैक्ट वहां मौजूद हर कोई हंसने लगता है। तभी मैनेजर भागते हुए नीचे आया। उसने सभी एम्प्लॉय को डांटते हुए कहा, तुम सबको यहाँ पर काम करने की सैलरी मिलती है, गप्पे मारने के लिए नहीं। प्रेसिडेंट आ रही है, जल्दी करो, ये सभी सामान समेटो, वरना वह गुस्सा करेगी। जो एम्प्लॉय पहले प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहा था, उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप किस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, जो 6 महीने से यहाँ आए भी नहीं? वैसे भी वह इतनी डरपोक है, पता नहीं किसने प्रेसिडेंट बना दिया। इससे अच्छा तो विनायक सर है। वह हमारी कंपनी को बहुत अच्छे से संभालते हैं। सीईओ उन्हें होना चाहिए। सभी उसकी बात से सहमत थे। फिर हंसने लगते हैं, पर कोई भी काम नहीं करता। ये देखकर मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, अगर तुम सब ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगा। पर फिर भी कोई एम्प्लॉय उन्हें सीरियसली नहीं लेता। तभी कई सारी कार्स एक साथ ऑफिस के बाहर आकर रुकी। वह सभी कार्स बहुत ही एक्सपेंसिव थी। उसमें से बीच वाली रेड कलर की बुगाटी थी, जो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही थी। इसे एयरपोर्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की कार्स थी। वह जल्दी से बाहर निकले। उन सभी के हाथ में गन थी और कानों में ब्लूटूथ लगा हुआ था। वो देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। तभी एक गार्ड आगे बढ़कर बीच वाली बुगाटी की तरफ बढ़ने लगा, तो बुगाटी की ड्राइविंग सीट का कांच नीचे हुआ और उसमें से एक सुंदर गोरा चेहरा बाहर निकला। उसने उस गार्ड को वहीं पर रोक दिया। तो वो गार्ड अपनी जगह पर रुककर अपना सर झुका लेता है। उस बुगाटी का ड्राइविंग सीट का डोर ओपन हुआ। तभी एक लड़की का पैर बाहर आया। उसके पैर बहुत ही गोरे और अट्रैक्टिव लग रहे थे। फिर उस लड़की ने अपना हाथ कार के गेट पर रखा और बाहर निकल आई। उसकी आंखों पर ब्लैक कलर का गॉगल्स लगा हुआ था। अभी उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था। वो लड़की अपने बालों को झटकते हुए कार से बाहर निकली। पीछे से देखने में वो बहुत ही एलिगेंट और हिटलर टाइप की लग रही थी। उसका ऑरा डेंजरस लग रहा था। सभी गॉड्स एक किनारे खड़े हो गए।
तो वो लड़की अपने बालों को झटकते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसने रेड कलर की मिनी स्कर्ट और व्हाइट कलर का डिजाइनर टॉप पहना हुआ था। उसके हर एक एक्शन में एक अलग ही अंदाज और एलिगेंट झलक रहा था। वो जैसे जैसे अंदर जा रही थी, उस लड़की को देखकर सभी हैरान होते जा रहे थे। वो लड़की अदा के साथ चलते हुए ऑफिस के अंदर पहुंची, तो वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। अब वह अपनी एक आईब्रो ऊपर करके चारों तरफ देखती है, तो सभी एम्प्लॉय आलस से बैठे थे। कोई फोन में गेम खेल रहा था, तो कोई फाइल से ही खुद को हवा करते हुए किसी से बात कर रहा था, पर कोई भी काम नहीं कर रहा था। वह लड़की अपनी 2 उंगलियों को अपने माथे पर फेरती है, फिर उसे अपनी गर्दन पर फेरते हुए अपनी गर्दन को हल्की सी टेढ़ी कर सभी को जानलेवा नजरों से देखने लगी। तभी एक एम्प्लॉय की नजर उसकी तरफ गई। वही मैनेजर उस लड़की को देखते ही रिस्पेक्ट से सर नीचे कर लेता है। जिस एम्प्लॉय ने उस लड़की को देखा, तो वह मुंह बनाते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को, देखो तो जरा, हमारी डरपोक प्रेसिडेंट आ गई। इन्हें तो डरपोक का अवार्ड मिलना चाहिए। वो मजाक बनाते हुए हंसने लगा, फिर अपनी सीट से उठकर तंज भरी मुस्कान के साथ बोला, अंडरस्को, अरे मैडम, आपको गुस्सा तो नहीं आ गया? वैसे आप कुछ पतली पतली लग रही है, कहीं आपको मुझसे डर तो नहीं लग रहा? अगर आप भागना चाहती हैं, तो भाग सकती है, कोई दिक्कत नहीं। वह लड़का हंसते हुए उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगा। तभी मैनेजर ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, राघव, बदतमीजी मत करो, वह हमारी प्रेसी। उसने इतना कहा ही था कि तभी वह लड़की अपना हाथ दिखाकर उसे रोक देती है। वह लड़की अपने चश्मे को अपने टॉप में फंसाते हुए मुस्कुराकर राघव को देखती है। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि राघव एक पल के लिए हैरान हो गया, मगर फिर वह अपने सर को झटकता है। वह लड़की अपनी आस्तीन को थोड़ा सा चढ़ाती है, फिर एकदम से राघव के पेट पर अपना घुटना मोड़कर मार देती है और उसके सिर के बालों को पकड़कर एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कंपनी कैसे चलानी है? वैसे तुम भागना चाहते हो तो तुम भाग सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इतना कहते ही वो राघव को 3 से 4 पंच मारती है। राघव को पंच मारते ही उसने सभी को देखा। सभी उस लड़की से अब घबराए हुए थे, और सबसे ज्यादा तो शौक थे। उस लड़की ने सभी को देखकर बड़ा ही अदा से मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, कोई मेरे खिलाफ जाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वह मैनेजर को देखते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, इन सबको फायर करो, राइट नाउ। वो मैनेजर कुछ कहना चाहता था, पर आज उसकी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो लड़की गुस्से में अपने प्राइवेट लिफ्ट से केबिन में चली गई। सभी मुंह खोले उस लड़की को देखते रह गए। सभी के माथे से पसीना निकल रहा था। वही वह लड़की जैसे ही अपने सीईओ के केबिन में पहुंची, वो सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों खतरनाक और तेज थी, और जिनमें कई सारे राज छिपे हुए थे। उस लड़की ने जैसे ही अपनी आंखें बंद किया, अचानक ही किसी ने डोर नॉक किया। वह लड़की तेज आवाज में बोली, अंडरस्को, कमिंग। तो एक उम्र दराज का आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक कार्ड था। उसने वह कार्ड उस लड़की को देते हुए कहा, अंडरस्को, मैडम, हमें अभी मुंबई निकलना होगा। आपके डैड के मुंबई में एक फ्रेंड है, मिस्टर संजय ओबरॉय, जिनके सबसे छोटे बेटे की आज सगाई है। हमें वहां जाना है। वह लड़की जैसे ही यह सुनती है, उसकी आंखें बेहद खतरनाक हो गई। एक पल के लिए उसके एक्सप्रेशन बदले, मगर फिर सख्त हो गए। उस लड़की का चेहरा अभी भी पूरी तरीके से नहीं दिखता। उसने उस आदमी के हाथ से एक कार्ड लिया और उसे खोलकर देखा। अंदर जो शब्द लिखे थे, उसे पढ़कर उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसकी पकड़ धीरे धीरे उस कार्ड पर कसती जा रही थी। उस आदमी को थोड़ा अजीब लगा। उसने घबराते हुए पूछा, अंडरस्को, क्या हुआ मैडम? आप ठीक तो हैं ना? वह लड़की बड़े ही रौब से बोली, अंडरस्को, मुंबई जाने की तैयारी करो, हम अभी निकल रहे हैं। वो लड़की घूर के सामने खड़े उस उम्र दराज आदमी को देख रही थी। उस आदमी ने बिजनेस सूट पहना हुआ था। उनकी आंखों पर चश्मा था। फिर भी कुछ तो था उनमें जो उन्हें औरों से अलग बना रहा था। वही उस लड़की की नजर सिर्फ और सिर्फ उस एंगेजमेंट कार्ड पर थी। वह लड़की उस एंगेजमेंट कार्ड को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। तभी उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। उस लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, अंडरस्को, कम इन। मैनेजर डरते हुए अंदर आया। उसने सामने टेबल पर कई सारी फाइल्स रखते हुए डरकर कहा, अंडरस्को, प्रेसिडेंट, ये रही उन सभी एम्प्लॉय की फाइल जिसे आप फायर करना चाहती हैं।
वह लड़की एटीट्यूड के साथ बोली, अंडरस्को, मैं इस कचरे का क्या करूंगी? इसे जाकर फेंक दो। और अभी तक उन सबको निकाला या नहीं? वह मैनेजर पहले तो घबरा जाता है, मगर फिर बहुत ही हिम्मत करके कहता है, अंडरस्को प्रेसिडेंट, भले ही आप सबको निकाल दे, पर आपको राघव को नहीं निकलना चाहिए। ये सुनकर वो लड़की अपनी एक आईब्रो पर करके इंटरेस्ट के साथ उस मैनेजर को देख रही थी। तो वह मैनेजर बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोला, अंडरस्को मैडम, ये राघव बहुत काम की चीज है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे उसके साथ पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं या कुछ और। आप खुद उसकी क्वालिफिकेशन देख सकती हैं। भले वह थोड़ा मिस्टीरियस है, पर वह कमाल का इंसान है। वह अकेले ही 20 से 25 वेल ट्रेन कमांडोज को हरा देता है। उसे कोई भी काम दो, वह कुछ घंटे में वह काम एकदम प्रोफेशनली तरीके से करता है, जबकि औरों को वह काम करने में 4 से 5 दिन लगता है। ऐसा एम्प्लॉय हमें कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक बार राघव के बारे में सोचना चाहिए। वो लड़की अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर कुछ सोचते हुए उसने उस फाइल को उठा लिया और राघव की डिटेल्स निकालकर उसे पढ़ने लगी। भले ही राघव ने उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन राघव का डिटेल पढ़कर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी, मगर इतनी भी नहीं। काफी देर तक राघव की डिटेल पढ़ने के बाद अचानक ही वो मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, इसने मुझे यानी विशाकर्षिता माहेश्वरी से उलझने की हिम्मत की है। इसे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ने वाली थी। एक काम करो, इसे आज से मेरा पर्सनल असिस्टेंट हायर करो। वैसे भी पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत मुझे थी। इसे भी मुंबई लेकर चलो। इतना कहकर वह अपनी नजरें उठाकर उस मैनेजर को देखती है। इस वक्त उस लड़की के होठों पर बहुत ही कातिलाना मुस्कुराहट थी। उसके सिर्फ नाम में ही आकर्षित नहीं था, बल्कि उसमें ये टैलेंट भी था कि वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। एक पल के लिए तो मैनेजर भी मंत्र मुक्त हो गया, मगर फिर हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को, यस प्रेसिडेंट, बोलकर वहां से चला गया। विश मुस्कुराने लगी। उसके सामने जो बुजुर्ग का आदमी खड़ा था, वह भी हल्का मुस्कुराया। फिर उसे समझाते हुए बोला, अंडरस्को, तुम्हें इस कंपनी को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। विश कई सारे लोग हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है और इस कंपनी पर अपना हक जताया है। तुम्हारे आसपास कई सारे लोग हैं जो अच्छे दिखने का नाटक करते हैं, पर पीठ पीछे तुम्हें ही जान से मारने की कोशिश करते हैं। यही 6 महीने पहले भी हुआ था, जब उन सब ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, पर अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। अब मैं मुंबई जाने की तैयारी करता हूँ। इतना कहते ही वह बुजुर्ग आदमी चला गया। वही विश फिर से उस एंगेजमेंट कार्ड को उठा लेती है। वह बड़े ही खतरनाक अंदाज में बोली, अंडरस्को, विश जोड़ आकर्षिता इक्वल टू विशाकर्षिता। बिकॉज मुझमें विश भी है, आकर्षित करने का टैलेंट भी। मेरी यही खूबी मेरे दुश्मनों को इस दुनिया से उठाएगी। कहकर वह हंसने लगती है, फिर बेहद सीरियस हो जाती है। वही मैनेजर नीचे जाता है। सभी एम्प्लॉय उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर राघव सबको इग्नोर करते हुए अपना सामान पैक कर रहा था। एक लड़की ने रोते हुए कहा, अंडरस्को, सर प्लीज कुछ करिए। हमें क्यों निकाला जा रहा है? हमारी कोई गलती नहीं है। मैनेजर उन सबको देखकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, क्या कहा तुम लोगों ने? तुम लोग की कोई गलती नहीं है। ऑफिस देखो, कबाड़ खाना बना रखा है तुम सब ने। कितने वक्त से मैं तुम सबको समझा रहा था, पर तुम सबकी बुद्धि ही घास चढ़ने गई थी। जो तुम सबको मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। कितना माना किया था कि हमारी प्रेसिडेंट के साथ ऐसे बिहेव मत करो, पर तुम लोग। तभी वो लड़की गुस्से में बोली, अंडरस्को, वो प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है। तो वह मैनेजर उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्को, तो तुम बताओगी कि किसे प्रेसिडेंट बनना चाहिए या किसे नहीं? और भूलो मत, ये पूरी कंपनी हमारे बॉस की है। अपनी और उनकी औकात मत भूलना। सभी एम्प्लॉय गुस्से में अपना सामान पैक कर लेते हैं। राघव वहां से जाने वाला था, तभी मैनेजर ने राघव को रोकते हुए कहा, अंडरस्को, राघव तुम रुको। राघव के चेहरे पर हल्के से चोट के निशान थे, क्योंकि विश ने उसे मारा था। राघव थोड़ा कंफ्यूज था। फिर उसने मजाक करते हुए कहा, अंडरस्को, कहीं हमारी प्रेसिडेंट को फिर से डर तो नहीं लग रहा है? कहीं आप मुझे उसका बॉडीगार्ड तो नहीं बनाने वाले? कहकर वो हंसने लगा, तो मैनेजर उसे घूरते हुए बोला, अंडरस्को, यही समझ लो, आज से तुम प्रेसिडेंट के पर्सनल असिस्टेंट हो। उन्होंने खुद कहा है तुम्हें हायर करने के लिए, इसलिए तुम नहीं जा सकते। राघव ने तुरंत इनकार करते हुए कहा, अंडरस्को, बिल्कुल नहीं।
मैं नौकरी भी अपनी मर्जी से करता हूँ। मुझे किसी का पालतू कुत्ता नहीं बनना। मैनेजर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, क्या तुम भूल रहे हो? इस कंपनी में काम करते वक्त तुमने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया था। 5 साल तक तुम कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए तुम्हें रुकना होगा, वरना 50 करोड़ देने होंगे। दे पाओगे? राघव 50 करोड़ बिल्कुल नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में वह अपना सारा सामान में टेबल पर फेंकते हुए बोला, अंडरस्को, देखना उसे मैं इतना परेशान करूंगा कि वह खुद मुझे नौकरी से निकलेगी। कहकर वो टेबल पर एक मुक्का मार देता है। तो मैनेजर हंसते हुए बोला, अंडरस्को, हमारी मैडम बदल चुकी है। वह पहले की तरह डरपोक नहीं है, इसलिए संभल कर रहना। कहकर मैनेजर चला गया। वही राघव के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। राघव ने खुद से कहा, अंडरस्को, वो पहले छिपकली थी और आज भी छिपकली ही है, डरपोक कहीं की, जो कहीं भी छिप जाए। वहीं दूसरी तरफ विश 2 घंटे तक ऑफिस में रहती है। उसके बाद वह ऑफिस से बाहर निकल गई। उसने आंखों पर गॉगल्स लगाया और लिफ्ट के अंदर चली गई। वह लिफ्ट के अंदर फोन चला रही थी। लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर रुकी, विश अपनी कार के पास जाकर ड्राइविंग सीट की तरफ का डोर ओपन करती है और अंदर बैठ जाती है। उसके गार्ड्स भी जल्दी से कार में बैठकर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके कार के आसपास अपनी कार को लगा देते हैं। कुछ ही देर में विश की कार एयरपोर्ट पर रुकी। विश एटीट्यूड के साथ ड्राइविंग सीट से बाहर निकली। अचानक ही उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और वह मुस्कुराने लगी। सामने राघव अपने सामान लेकर खड़ा था और थोड़ा इरिटेट लग रहा था। राघव विश को देखते ही गुस्से में बोला, अंडरस्को, मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। विश उसकी बात का जवाब नहीं देती और एटीट्यूड से एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए बोली, अंडरस्को, आई एम दी बॉस, इसलिए शट अप। राघव की बोलती बंद हो गई, पर वह अंदर ही अंदर चिढ़ा हुआ था। विश एयरपोर्ट के अंदर जैसे ही कदम रखती है, अचानक कोई उसके सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी नजर उठाकर देखा तो एक 40 साल का आदमी खड़ा था, जिनके चेहरे पर रौब था। उनकी आंखों पर चश्मा। वह बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। वो आदमी विश को देखकर थोड़ा इमोशनल हो गयो, फिर उसे एकदम से गले लगाकर इमोशनल आवाज में बोले, अंडरस्को, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई है भी नहीं। इतना कहकर वह आदमी विश के माथे पर किस कर लेता है। विश उस आदमी को कस के गले लगाकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, डैडी डोंट वरी, मैं खुद का ध्यान रखूंगी। आप बस खुद का ध्यान रखिए। वैसे क्यों ना आप भी मेरे साथ चलिए, मैंने सुना है मॉम मुंबई में है। मिस्टर माहेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े डार्क हो गए। वह एक सख्त पर्सनैलिटी के इंसान थे। बस वह विश के लिए ही बहुत नर्म दिल थे। उन्होंने कठोर आवाज में कहा, अंडरस्को, वह अपनी मर्जी से हमें छोड़कर गई थी। विश एकदम से बोली, अंडरस्को, नहीं, ये बुआ जी की साजिशों के कारण हुआ था। बट मैं हूं ना जोड़ी मेकर। कहकर वह आंख मार देती है। तो मिस्टर माहेश्वरी हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। उन्होंने एक बार और उसके माथे पर किस करके कहा, अंडरस्को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। और हाँ, वहां किसी के हाथ पैर मत तोड़ने लग जाना। कहकर दोनों हंसते हैं। राघव पीछे खड़ा सब देख रहा था। मिस्टर माहेश्वरी उसे देखकर कंफ्यूज हो गए। तो विश एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को, यह मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, उर्फ पर्सनल बॉडीगार्ड। कहकर वह डेविल स्माइल करने लगी। तो राघव चिढ़ गया। मिस्टर महेश्वरी विश को देखकर अपने इमोशंस को काबू में करते हैं, क्योंकि वह विश को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने विश और राघव को अंदर भेज दिया। फिर पीछे खड़े गार्ड्स को कठोर भाव से ऑर्डर देते हुए बोले, अंडरस्को, याद रखना, उसे एक खरोंच पर नहीं आनी चाहिए। वह मेरी यानी विशेष माहेश्वरी की इकलौती बेटी है। अगर उसे कुछ हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। सभी बॉडीगार्ड्स डरकर अपना सर हाँ में हिला देते हैं। मिस्टर महेश्वरी काफी देर तक वही खड़े रहते हैं। कुछ ही देर में विश की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। उसके बाद ही मिस्टर माहेश्वरी एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं। कुछ घंटे बाद विश मुंबई पहुंच जाती है। वह बहुत ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। गॉड्स ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही विश अपनी काली गहरी आंखों से चारों तरफ देखती है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहां की हवाओं को महसूस करते हुए उसे अपना सा लगा।
फिर वह कातिलाना मुस्कुराहट के साथ अपने बालों को झटक कर आगे बढ़ गई। राघव तो अपना बैग संभाल रहा था, तब तक विश की कार आ गई है। विश अपनी कार में बैठ जाती है। वह जानबूझकर राघव को अपनी कार में नहीं बैठने देती और एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को, एक काम करो, तुम टैक्सी से आ जाना, मेरा गार्ड तुम्हें एड्रेस दे देगा। कहते ही वह ड्राइवर को कार चलने का इशारा करती है। वही राघव मुंह खोल उसे देख रहा था। फिर गुस्से में बोला, अंडरस्को, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। इस वक्त पूरी मुंबई की सबसे लेटेस्ट न्यूज यही थी कि ओबरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा आक्रांत ओबरॉय सगाई कर रहा है, वह भी आज। मीडिया वाले तो ओबरॉय मेंशन के आसपास खड़े थे, पर कोई भी विला से बाहर नहीं निकल रहा था। पूरे ओबरॉय मेंशन में इस वक्त शांति थी। अंदर एक औरत सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आई। उसके चेहरे पर थोड़े गुस्से वाले एक्सप्रेशन थे। वह अपने सामने खड़े आदमी से बोली, अंडरस्को, संजय, ये सब क्या है? उस एंग्री बॉय का दिमाग खराब है। वह सगाई कर रहा है, वह भी हमारे खिलाफ जाकर। मिस्टर ओबरॉय खुद परेशान थे। उन्होंने उन्हें समझाते हुए कहा, अंडरस्को, अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यह उसका फैसला है और वह अपना फैसला कभी नहीं बदलता है। हम सिर्फ इस सगाई में शामिल हो सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रुक्मणी जी जो थोड़ी उदास थी, उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, अंडरस्को, अगर हमारी वी यहाँ होती तो आज 2 थप्पड़ों अक्र को लगा देती। वी का नाम सुनकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। वही एक परछाई जो रेलिंग के पास खड़ी थी, ये सुनकर वो अपनी मुट्ठी कस देती है। उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। फिर वह अपनी आंख बंद कर लेता है। उसने खुद से कहा, अंडरस्को, आक्रांत ओबरॉय कभी किसी को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहते ही आंख मुड़ा और अपने रूम में चला गया। रात के 8 बजे मुंबई शहर का सबसे बड़ा होटल, डायमंड होटल, बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। यहाँ पर कई सारी मीडिया खड़ी थी, लेकिन होटल के बाहर खड़े गार्ड्स उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे थे। होटल के अंदर का हॉल भी बहुत खूबसूरती से सजा था। बीचों बीच में बड़ा सा झूमर लगा था, जिसमें लाइट जल रही थी। अंदर की सजावट फूलों से की गई थी, जिनमें लाल गुलाब और सफेद फूल थे। अब तक कुछ मेहमान आ चुके थे। तभी वेन्यू पर 4 से 5 कार आकर रुकी। बीच वाली कार से मिस्टर ओबरॉय बाहर निकले, जिनके चेहरे पर गुस्सा झलक रहा था। उसी कार से ही मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी भी बाहर निकले। वो दोनों काफी निराश नजर आ रही थी। मीडिया वाले उन्हें देखते ही सवाल करने लगे, अंडरस्को, सर प्लीज बताएं, मिस्टर आक्रांत ओबरॉय किससे शादी कर रहे हैं? और यह अचानक से एंगेजमेंट कैसे फिक्स हो गई? क्या ये पहले से ही प्लान था? क्या मिस्टर आक्रांत को किसी से प्यार हो गया, या फिर यह शादी एक बिजनेस डील है? दूसरे रिपोर्टर ने पूछा, अंडरस्को, सर बताएं, आपकी होने वाली बहू कौन है? आपके 2 और बेटे हैं जो सबसे बड़े हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की, तो आप अपने सबसे छोटे बेटे की शादी क्यों करा रहे हैं? ऐसा ही कई सवाल रिपोर्टर्स पूछते रहे, पर मिस्टर ओबरॉय, मिसेज ओबरॉय और रुक्मणी जी होटल के अंदर चले जाते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने बिजनेस सूट पहना था, मिसेज ओबरॉय ने रेड कलर की साड़ी और रुक्मणी जी ने येलो कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी। अंदर पहुंचते ही मिस्टर ओबरॉय की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, तो उनकी नजरें झुक गई। ये देखकर वह इंसान चलते हुए मिस्टर ओबरॉय के सामने खड़ा हो गया। यह मिस्टर राणा थे। वह एटीट्यूड के साथ वाइन का एक सिप लेते हुए मुस्कुराकर बोले, अंडरस्को, कंग्रेचुलेशन संजय, मेरी बेटी को गए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और तुम्हारा बेटा सगाई कर रहा है। काश मेरी बेटी जिंदा होती तो मैं कभी भी उसे तुम्हारे बेटे के साथ नहीं रहने देता। मुझे मेरी वोल्कानो परी को अपने पास रखना चाहिए था। तुम्हारे बेटे पर भरोसा करने का अंजाम मैं भुगत चुका हूं। कहते ही वह डेंजरस तरीके से मुस्कुराए, पर उनकी मुस्कुराहट में उनका दर्द झलक रहा था। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर उस गुस्से के पीछे उनका दर्द था। फिर वह अपने असिस्टेंट कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक एक गिफ्ट मिस्टर ओबरॉय के हाथ में थमा देता है, तो मिस्टर राणा एक्सप्रेशन लेस भाव से बोले, अंडरस्को, मुझे बस ये तोहफा देना था, चलो कार्तिक। कहते ही मिस्टर राणा जाने लगे। मिस्टर ओबरॉय उन्हें रोकना चाहते थे, मगर वह रोक ना सके। मिस्टर राणा अब किसी से जल्दी बात नहीं करते थे। वो पूरे वक्त ऑफिस में रहते थे, वरना हर वक्त अपने रूम में रहते थे। उनके जाने के बाद मिस्टर ओबरॉय गुस्से में बोले, अंडरस्को, इस लड़के ने हद पार कर दी है। देखते ही देखते एंगेजमेंट का वक्त आ गया।
स्टेज पर इस वक्त एक लड़की खड़ी थी जिसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और ग्रीन कलर की ज्वेलरी ही पहनी थी। उसने ढेर सारा मेकअप किया था और उसकी होठों पर एक मुस्कुराहट थी, पर वो एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। मिसेज ओबरॉय उस लड़की को देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, इस लड़की का नाम इसकी ही तरह है, नाज। इसे खुद पर बहुत नाज है। काश कुछ ऐसा हो जाए कि यह एंगेजमेंट हो ही ना। इतना कहकर वह गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेती है। सभी मेहमान पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वही नाज स्टेज पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने खुश होकर कहा, अंडरस्को, फाइनली आक्रांत सर अब मेरे होंगे। कितना मुश्किल था सब कुछ, पर मैं अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। वो मुस्कुरा ही रही थी, तभी पंडित जी मिसेज ओबरॉय से बोले, अंडरस्को, दूल्हे को बुलाए। तभी रुक्मणी जी गुस्से में बोली, अंडरस्को, हमें नहीं पता वह कहाँ है, खुद आ जाएगा। सभी हैरान हो गए उनकी बात सुनकर, पर नाज मुंह बना देती है। देखते ही देखते समय निकलता जा रहा था, पर कोई भी नहीं आया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो चुके थे, पर अक्र नहीं आया। मेहमान जा चुके थे। नाज स्टेज पर अभी भी अंगूठी लेकर खड़ी थी, पर वह गुस्से में थी। लेकिन मिसेज ओबरॉय, रुक्मणी जी और मिस्टर ओबरॉय बहुत खुश थे। वो तीनों चेयर पर बैठकर जूस पी रहे थे और नाज को देख रहे थे, जो गुस्से में थी और अक्र को कॉल कर रही थी, पर कोई भी कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ अक्र ने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली थी। वो इस वक्त उसी होटल में था जहां अक्सर वो रहता था। वो शराब पीने के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लड़खड़ाते हुए वो बीच में फ्लो पर पहुंचा। उसकी शर्ट के 4 बटन खुले हुए थे। उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसे सामने कुछ भी ठीक से दिख भी नहीं रहा था। वह लड़खड़ाते हुए चलने लगा। अक लड़खड़ाते हुए वहां सभी रूम्स के डोर को देखते हुए बोला, अंडरस्को, मेरा रूम ये है, नहीं ये है। कहते हुए वो एक रूम के सामने खड़ा हो गया। उसने इतनी ज्यादा पी रखी थी कि अचानक ही वो लड़खड़ा कर डोर के ऊपर गिरने लगा, पर डोर खुला था, इसलिए वो सीधा रूम के अंदर गिरा। अक को अभी भी कुछ होश नहीं आ रहा था। उसने अपने सर को धीरे से दबाया और आसपास देखने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। वो किसी तरह घुटनों के बल बैठा और दरवाजे का सहारा लेते हुए खड़ा हो गया। वो लड़खड़ाते हुए बेड पर जाकर लेट गया। उसे कुछ भी होश नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ आया है। तभी वॉशरूम का गेट खुला और एक लड़की वॉशरूम से बाहर निकली। उसने इस वक्त सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। वो लड़की अक को बेड पर देखकर गुस्से में पूछती है, अंडरस्को, हु आर यू, कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। अक जिसे बस हल्का हल्का ही होश था, वो अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसे बस एक लड़की नजर आए जिसने टॉवल पहना था। उसे उसकी शक्ल ठीक से दिख नहीं रही थी। वह बार बार अपनी पलकें झपकाता है। ये करते वक्त वो एक छोटा बच्चा लग रहा था जो बहुत क्यूट था। एक पल के लिए तो वो लड़की भी उसमें खो गई, पर फिर गुस्से में बोली, अंडरस्को, ओ मिस्टर, गेट आउट फ्रॉम हियर, वरना मैं पुलिस को बुलाती हूँ। इतना कहकर वह जाकर अक को उठाने लगती है। अक को जैसे ही उस लड़की ने छुआ उसे अपने अंदर एक कर्ट सा महसूस हुआ। अचानक ही पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उस लड़की को अपने ऊपर गिरा लेता है। वो लड़की तो एकदम हैरान हो गई थी। अक को होश नहीं था। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है पर नहीं खोल पाता। उसने उस लड़की को पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसकी कलाई को पकड़कर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लेता है। अक को पता नहीं क्यों ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाने लगा। वो लड़की अभी शावर लेकर आई थी, इसलिए उसका ठंडा शरीर अक को राहत पहुंचा रहा था। वो ऑक्टोपस की तरह उस लड़की से चिपक गया। उसके होठों ने जैसे ही उस लड़की की गर्दन को छुआ, वो लड़की सिहर गई। अक ने उस लड़की की गर्दन को अपने होठों से छूते हुए कहा, अंडरस्को, वोल्केनो बेबी, आई मिस यू। अक के मुंह से यह सुनकर उस लड़की की आंखें छोटी हो गई। वो एकदम से अक को पलटकर उसके ऊपर आ गई और उसकी गर्दन को दबाते हुए सैरकेस्टिक टोन में बोली, अंडरस्को, इंटरेस्टिंग, विश के इलाके में आकर उसके साथ ही खेलने की कोशिश कर रहे हो तुम, पर याद रखना विश का असर इंसान के शरीर पर धीरे धीरे चढ़ता है और फिर उसे एकदम से खत्म कर देता है। बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वह उठने लगी। विश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उसके दूर जाने से अक को अच्छा नहीं लगा। अक फिर से उसे पकड़कर नशीली आवाज में बोला, अंडरस्को, वोल्कानो बेबी। विश उसके दोनों गालों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्को, लुक एट मी मिस्टर,
आई एम विश प्लस आकर्षित इज इक्वल टू विशाकर्षिता, नोट वोल्कानो बेबी। मेरी तरफ आकर्षित होना मतलब मौत को गले लगाना है, और मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं एक शराबी को अपने मुंह लगाऊं। अक उसकी कमर को पकड़ लेता है और अपने गाल को उसकी कमर पर रब करते हुए छोटे बच्चों की तरह बोला, अंडरस्को, ठीक है, मैं तुम्हें मुंह लगा लूंगा। इतना कहकर वह नौटी तरीके से मुस्कुराता है तो विश उसे घूरने लगी। वह कुछ करती उससे पहले ही अक्र उसे बेड पर गिरा देता है और चादर को दोनों के ऊपर करते हुए लेट गया। आह! एक तेज आवाज के साथ रूम की लाइट बंद नहीं हुई, बल्कि टूट गई। आगे रूम में क्या हुआ किसी को कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह जो रिपोर्टर्स कल तक अक्र की अचानक एंगेजमेंट करने के बारे में बात कर रहे थे, आज न्यूज एकदम से बदल चुकी थी। अब पूरे मुंबई शहर में यही चर्चा चल रही थी कि आखिर अक्रांत ओबरॉय अपनी एंगेजमेंट में ना जाकर एक होटल में क्या कर रहे थे। कई सारे रिपोर्टर्स उसी होटल के बाहर मौजूद थे जहां पर अक्र रात भर रुका था, और सभी अक्र के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि गार्ड्स ने पूरे होटल को कवर कर रखा था। ऊपर से विश भी यहीं पर थी, तो उसके गार्ड्स ने भी पूरे होटल को उसकी सेफ्टी के लिए कवर किया हुआ था। राघव वही बाहर मौजूद था। राघव ने जब इतनी मीडिया को देखा तो मुंह बनाते हुए बोला, अंडरस्को, अरे वह अक्रांत ओबरॉय अब क्या कहीं जा भी नहीं सकता। मतलब हद है। अब अगर वॉशरूम जाएगा तो ये लोग उसके पीछे पीछे भी वहां पहुंच जाएंगे और न्यूज में छापेंगे, अक्रांत ओबरॉय ने लगाए वॉशरूम में 10 मिनट। उन्होंने यूज किया गार्नियर शैम्पू, ब्ला ब्ला ब्ला। इतना कहकर वह अपनी आंखें चढ़ा लेता है और फिर होटल के अंदर जाने लगता है। वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर सीरियस आवाज में पूछता है, अंडरस्को, क्या प्लीज आप मुझे बता सकती है कि मिस महेश्वरी का रूम नंबर क्या है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को, सर बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। इतना कहकर वह चेक करती है। उसके बाद मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अंडरस्को, सर वह 20वें फ्लोर पर रूम नंबर 333 है, वहीं पर रुकी है वह। ये सुनकर राघव थैंक यू बोलते हुए लिफ्ट से 20वें फ्लोर पर चला जाता है। राघव जैसे ही रूम नंबर 333 के करीब पहुंचा, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। वह शॉक था। वह जल्दी से भागते हुए दरवाजे के पास गया। उसने जैसे ही दरवाजा अंदर की तरफ धक्का दिया, एक फ्लावर वास उसके सर से टकराने वाला था। राघव जल्दी से नीचे झुक गया, जिस कारण वह फ्लावर वास सीधे दीवार पर जा लगा और टूटकर जमीन पर गिर गया। राघव एकदम से हैरान था। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, अंडरस्को, बाल बाल बच गया। लेकिन यह मैडम क्या यहाँ पर युद्ध लड़ रही है? इतना कहकर वह जल्दी से खड़े होकर रूम के अंदर देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। उसने मुंह फाड़े कहा, अंडरस्को, व्हाट द हेल, ये सब क्या है? ये तो सच में झांसी की रानी बनी हुई है। इतना कहकर वो रूम के सामान को देखता है जो टूटा फूटा पड़ा हुआ था। विश इस वक्त बेड पर खड़ी हुई थी और अक नीचे जमीन पर खड़ा था, मगर उसने अपने सर को पकड़ा हुआ था। उसके शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें एकदम लाल थी। अक अपने सर को पकड़ते हुए खुद से बोला, अंडरस्को, यह मेरा सर इतना क्यों दर्द हो रहा है? ऊपर से पता नहीं यह मुसीबत कहां से आ गई। इतना कहते ही वो अपनी जानलेवा नजरों से बेड पर खड़ी विश को देखता है। विश बहुत खूबसूरत थी। सिर्फ उसके नाम में ही आकर्षित नहीं था, बल्कि वह सच में किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। एक पल के लिए तो अक उसमें खो गया, पर अगले ही पल वो गुस्से में बोला, अंडरस्को, कौन हो तुम? क्या तुम्हें मेरे किसी दुश्मन ने भेजा है मुझे मारने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की? ऊपर से तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। यह मेरे शरीर पर अजीब से निशाना क्यों है? कहीं तुमने मेरे नशे में होने का फायदा तो नहीं उठाया है? अक्र की आवाज में ही एक डेंजरस पन झलक रहा था, जैसे वह अभी विश को जान से मार देगा। विश अपनी बड़ी और गुस्से से भरी आंखों से अक्र को देखती है, तो अक्र उसकी आंखों को देखता है तो भौचक्का रह जाता है। विश्व की आंखें देखते ही अक्र का दिल धड़कने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका खून अपनी जगह पर जम गया हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वी आ रही थी। वी का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था, खासकर उसकी आंखें। विश जब देखती है कि अक्र उसे कैसे देख रहा है, तो वह गद्दे के नीचे से अपनी बंदूक को निकालती है। विश अक्र के ऊपर गन पॉइंट करते हुए डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को, गुड बाय मिस्टर। इतना कहकर वह गोली चला देती है, मगर अक्र एकदम से होश में आते ही साइड हो गया।
और वह गोली सीधा सोफे में जा लगी। गोली की आवाज सुनकर राघव भी होश में आया। वह तो विश के इस अवतार को देखकर हैरान था। उसने खुद से कहा, अंडस को, जो लड़की लोगों को गुस्से से देखने भर से डर जाती थी, वह गोली चला रही है। हे भगवान, किसकी आत्मा आ गई है हमारी मैडम के अंदर? बड़ी खतरनाक हो गई है। वही अक का खून खौल उठा। अक की आंखें अब और भी ज्यादा गुस्से में लाल हो गई। वो किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वह अपनी मुट्ठी कस लेता है तो उसका गठीला बदन और भी ज्यादा उभर कर नजर आने लगा। उसकी शर्ट के 3 बटन खुले हुए थे, जिस कारण उसका चौड़ा सीना साफ नजर आ रहा था, और उसके गले की नशे भी। अक डेंजरस वॉइस में एक एक शब्द चबाकर बोला, अंडस को, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं आक्रांत ओबरॉय हूँ। मुझसे दुश्मनी लेना मतलब यमराज को दावत देना। तुमने मुझसे दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया है। अब तुम्हारी बर्बादी होगी। गुस्से से अक्र पागल हो रहा था। उसे अभी भी यही लग रहा था कि यह उसका रूम है और विश यहाँ पर आई है। विश उसकी बातें सुनकर जोर से हंसने लगी। फिर बड़े इंटरेस्टिंग वे में बोली, अंडस को, डायलॉग तो बहुत अच्छा मार लेते हो मिस्टर, पर अपनी आंखें खोलो और देखो, यह मेरा रूम है। कल रात तुम यहाँ पर आए थे और तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। जस्ट वेट एंड वॉच मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और जिस यमराज से तुम मुझे डरा रहे हो ना, वह यमराज महीनों पहले मेरा स्टूडेंट था। अक और विश दोनों एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। विश ने दोबारा अपनी गन को लोड की और 2 गोली चला दी। अक बहुत ही आसानी से उस गोली से बच जाता है, मगर वह हैरान था, कोई इतना पागल कैसे हो सकता है। विश लगातार गोलियां चला रही थी। अक्र सिचुएशन को देखते हुए अपने गुस्से को शांत कर धमकी देते हुए बोला, अंडस को, बस इंतजार करो मेरे वार का। अभी तो मैं जा रहा हूं, पर यह मत समझना कि मैं झुक गया हूं, क्योंकि आक्रांत ओबरॉय किसी के सामने झुकता नहीं है, बल्कि झुकाता है। तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगा। इतना कहकर वह राघव को अपने डेंजरस नजरों से देखता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वही विश की नजर जब राघव पर गई तो वो एक गोली उसकी तरफ चलाती हुए बोली, अंडस को, कहाँ थे अभी तक? तुम मेरे असिस्टेंट हो या मेरे दुश्मन? एक आदमी नशे की हालत में मेरे रूम में आता है और रात भर जबरदस्ती यहाँ रहता है, और तुम लोग को कुछ पता भी नहीं चलता। रुको। राघव ने देखा विश उस पर 2 गोली चला चुकी है, तो वो बेचारा अपनी जान बचाते हुए रूम से बाहर भागा। बाहर आते हुए वह अपने होश में नहीं था। वो बस कैसे भी करके वहां से भाग गया और होटल के बाहर निकलता है और अपने दिल पर हाथ रखकर भगवान को थैंक यू बोलने लगा। वही एक वेटर विश के फ्लो पर मौजूद था, जिसने सब कुछ देखा और रिकॉर्ड भी किया, लेकिन उसने बस इतना रिकॉर्ड किया कि अक एक रूम से निकल रहा है और उस रूम में एक लड़की है, पर इत्तेफाक से वो वेटर नहीं बल्कि मीडिया से बिलोंग करता था। उसने जल्दी से वो वीडियो अपने साथियों को भेज दिया। अब हर तरफ वही वीडियो चल रहा था। मीडिया सबको चीख चीख कर बता रही थी कि आक्रांत ओबरॉय का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, इसीलिए कल वो अपनी एंगेजमेंट में नहीं पहुंचे। वही नाज जो अपने घर में बैठी थी, उसने जैसे ही यह न्यूज सुनी, वो गुस्से से पागल हो रही थी। वो टीवी की तरफ देखते हुए अपने आसपास रखे सभी सामान को इधर उधर फेंकते हुए चिल्लाई, अंडस को, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आक्रांत सर सिर्फ मेरे हैं। उनको पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। उस लड़की वी को भी जान से मार दिया। अब यह नई लड़की कहां से आ गई? मुझे इसे भी रास्ते से हटाना होगा। इतना कहते ही वह घुटने के बल बैठकर हंसने लगी। फिर पागलों की तरह हंसकर बोली, अंडस को, यानी अब एक और खून करना होगा। पर अपने आक्रांत सर को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। कुछ भी मतलब कुछ भी करूंगी। फिर मुझे उनके ही परिवार वालों को क्यों ना मारना पड़े। कहकर वो गुस्से से अपना हाथ कॉफी टेबल पर मार देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा इस वक्त वी के रूम में थे। वह वी के रूम में लगी वी की बड़ी सी तस्वीर को देख रहे थे। उस तस्वीर में वी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा टेडी बेयर था, जो मिस्टर राणा ने ही उसे उसके 15वें बर्थडे पर गिफ्ट किया था। मिस्टर राणा एक टकवी की तस्वीर को देखते हुए रूम में इधर उधर देखते हैं। आज भी वी का रूम वैसा का वैसा ही था। इस रूम को मिस्टर राणा पर्सनली खुद साफ करते थे और किसी को अंदर नहीं आने देते थे। उन्होंने वी की तस्वीर पर हाथ फेरा, पर उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह उसकी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए नर्म आवाज में बोले, अंडस को, मुझे पता है तुम जिंदा हो, और कहीं ना कहीं तो जरूर।
इसीलिए आज तक मैंने कभी भी किसी को तुम्हारी तस्वीर पर हार नहीं चढ़ाने दिया, क्योंकि मैंने तुम्हें हालातों से लड़ना सिखाया है। वह तूफान तुम्हें ऐसा ही नहीं मार सकता। मैंने तुम्हें कठिन से कठिन ट्रेनिंग दी है। जरूर तुमने खुद को बचा लिया होगा और किसी कारण से मेरे पास नहीं आ पा रही होगी, पर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। और जैसे कि मैंने सालों पहले तुमसे वादा किया था कि अगर सबको लगे कि तुम मर चुकी हो, तो मैं तुम्हारे लिए कभी आंसू नहीं बहाऊंगा। तुमने कहा था कि तुम हर सिचुएशन में खुद को बचा लोगी और वापस आओगी। आई एम वेटिंग फॉर यू माई वोल्केनो परी। इतना कहते ही मिस्टर राणा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी मुट्ठी कस गई थी। उनके अंदर बहुत सारी इमोशंस भर चुके थे, पर अपनी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के पीछे उन्होंने सब कुछ छिपा लिया। वही दरवाजे के पास खड़ी मिसेज राणा आंसू भरी आंखों से उन्हें देख रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका था रोने से। उनके बगल में अभी भी खड़ा था। वह भी काफी इमोशनल था। वह पीछे से मिसेज राणा को पकड़ लेता है। उसने धीमी आवाज में पूछा, अंडरस्को मॉम, क्या डैडी ऐसे ही रहने वाले हैं? मिसेज राणा एक गहरी सांस लेकर रूंधी हुई आवाज में बोली, अंडरस्को, पता नहीं कब सब कुछ सही होगा। उस तूफानी रात ने सब कुछ बदल के रख दिया। इतना कहते ही वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और एक बूंद आंसू उनके गालों पर आ जाते हैं। 6 महीने में आज तक कभी भी मिस्टर राणा ने किसी से ठीक से बात नहीं की। वह सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते थे। राणा पैलेस एक सुनसान पैलेस जैसा बन चुका था। कभी कभी तो गार्ड्स को भी ऐसा महसूस होता था कि इस पैलेस में कोई नहीं रहता और वह बस ऐसे ही वहां के रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि इकलौती वी ही थी जो पूरे घर को सर पर उठा रखती थी और मिसेज राणा हमेशा उसे डांटती रहती थी। वही अक्र घर जाने के बजाय होटल से सीधा अपने ऑफिस जाता है। मीडिया वाले उसके पीछे लगे हुए थे, इसलिए अक्र और गुस्से में था। ऊपर से हर जगह बस उसकी बेइज्जती हो रही थी। ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने केबिन में जाता है। फिर केबिन से अटैच रूम में वॉशरूम में जाकर वह शावर लेता है और तैयार होकर बाहर आ जाता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल सलीके के साथ सेट थे। अब वह एकदम डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का राजा एंग्री बॉय अक्रांत ओबरॉय लग रहा था। अक्र अपनी सीईओ की चेयर पर बैठ जाता है और एक फाइल चेक करने लगता है। तभी राज उसके पास आकर हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, आपकी अफेयर की न्यूज हर जगह फैल चुकी है। इससे आपकी इमेज पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर अक्र एक्सप्रेशन लेश भाव से बोला, अंडरस्को अभी और इसी वक्त पता करो मैं जिस रूम में था, उस रूम में जो लड़की थी वह कौन थी। उसकी हर एक इंफॉर्मेशन मुझे 1 घंटे के अंदर चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से बर्बाद करना चाहता हूं। उसने मुझ पर हाथ उठाया और मुझ पर गोली चलाने की कोशिश की। यह सुनकर राज हक्का बक्का रह गया। उसने शौक होकर मन में कहा, अंडरस्को 6 महीने बाद फाइनली कोई आया जो प्रेसिडेंट को टक्कर दे रहा है। अक्र पेपर वेट को पकड़ता है और जोर से दीवार पर मारते हुए भड़क कर बोला, अंडरस्को मैं उसे मार देना चाहता हूं। खुद को समझती क्या है? अक गुस्से में पागल हो रहा था। तभी उसका फोन बजता है और वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। तभी राज को कुछ याद आया और वह डरते हुए बोला, अंडरस्को प्रेसिडेंट, कल से मुझे काफी बार मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय का फोन आ चुका है। आप कल सगाई में नहीं गए हैं। हर तरफ आपके ही इमेज पर दाग लग रहे हैं। अक इग्नोर करते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर, जो कहा है वो करो। उस लड़की का नाम आई थिंक विश है। जहरीली नागिन, उसके जहर को तो मैं बाहर निकलूंगा। कहते ही वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ विश भी बहुत गुस्से में थी। वह तैयार होकर इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठी थी और ब्रेकफास्ट कर रही थी। राघव उसके सामने ही बैठा हुआ था। विश बर्गर का एक बाइट काटकर चबाते हुए दांत पीसकर बोली, अंडरस्को उस घमंडी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की। आई विल किल हिम। राघव, जो कब से उसका बड़बड़ाना सुन रहा था, वो फोन में कुछ देख रहा था। फिर उसने गला साफ करते हुए कहा, अंडरस्को प्रेसिडेंट, वैसे यह वही अक्रांत ओबरॉय है ना जिसकी एंगेजमेंट में आप आए हैं? जैसे ही उसने ये कहा, विश जो बर्गर खा रही थी वह अपनी जगह पर रुक गई। अचानक ही उसके होठों पर बहुत ही खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उसने इंटरेस्ट के साथ कहा, अंडरस्को आई नहीं, मैं उसकी गेस्ट हूँ। फिर मैं होटल में क्या कर रही हूँ? उसके घर जाने की तैयारी करो। राघव शौक था, मगर विश टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को पोंछते हुए कुछ और ही सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी।
राघव उसे ऐसे देखकर थोड़ा अजीब सा फील करता है, फिर मन में उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अंडरस्को यह विशाखर्षिता प्रेसिडेंट तो पूरी अपडेटेड वर्जन है। लगता है इतने साल तक किसी ने इन्हें अपडेट नहीं किया था, पर अब ये पूरी तरीके से अपडेट हो चुकी है। एक नया सिस्टम इनके अंदर आ गया, तभी तो अब लोगों को खाने को दौड़ती है। मुझे भी बच के रहना होगा। इतना कहकर वह सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, अंडरस्को यस प्रेसिडेंट, मैं अभी तैयारी करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों होटल के बाहर खड़े थे। विश अपनी आंखों पर एटीट्यूड से गॉगल्स चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को मेरे स्वागत के लिए तैयार हो जाओ मिस्टर आक्रांत। आई मीन मिस्टर लूजर, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।